हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संगीता माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसबीएस गवर्नमेंट कॉलेज खुटपुतली। आज बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को फर्स्ट जो पेपर है हमारा राजनीति विज्ञान के मूल आधार, उसमें सत्ता यानी ऑथोरिटी के बारे में पढ़ाऊँगी। इससे पहले हमने शक्ति के बारे में वीडियो देखा था। आज हम सत्ता के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं डेफिनेशन से इसको स्टार्ट करना चाहूँगी। हेनरी फ्योल के अनुसार सत्ता आदेश देने का अधिकार और इसे लागू कराने की शक्ति है। एलन कहते हैं सत्ता के लिए कि सौंपे गए कार्यों की पूर्णता को संभव बनाने के लिए सौंपी गई शक्तियों व अधिकारों के योग को सत्ता कहते हैं। यानी इन डेफिनेशंस को हम लोग अभी आगे देखने का प्रयास करेंगे कि सत्ता से तात्पर्य क्या है और सत्ता क्या है। यहाँ पर सबसे पहले हम उसका सामान्य परिचय देखना चाहेंगे। सभी संगठनों अथवा व्यवस्थाओं में सत्ता अनिवार्य रूप में मौजूद एवं क्रियाशील रहती है। किसी भी संगठन के अस्तित्व एवं संचालन के लिए जरूरी है कि उसमें निहित बल, दमन, पीड़न आदि की प्रवृत्तियों का नियंत्रण किया जाए तथा उस संगठन का संचालन मानव मूल्यों पर आधारित सहयोग, सहमति, अनुशासन आदि की प्रवृत्तियों द्वारा किया जाए। सत्ता मुख्यतः इसी कार्य को करती है। इस प्रकार सत्ता किसी संगठन की जीवन शक्ति होती है और उसे संगठन की आत्मा कहा जाता है। वस्तुतः सत्ता किसी भी संगठन का मस्तिष्क भी कही जाती है, क्योंकि यह उस संगठन के लिए निर्णय लेने एवं उसे लागू करने का कार्य भी करती है। राजनीति विज्ञान की दृष्टि से अगर हम सत्ता की अवधारणा का महत्व समझें तो हम कह सकते हैं कि इसका एक अपने आप में विशिष्ट महत्व राजनीति विज्ञान में है। सत्ता के अभाव में कोई राज्य व्यवस्था अपने कार्यों को करने में अथवा अपने अधिकारों को भोगने में असमर्थ रहती है। कोई राज्य व्यवस्था सत्ता के द्वारा ही अपनी राजनीतिक प्रक्रियाओं का संचालन करती है। सत्ता द्वारा ही राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं और प्रशासन में पद सोपान, समन्वय, संचार, अनुशासन, प्रत्यायोजन आदि की व्यवस्था भी की जाती है। सत्ता सहमति एवं अनुनय में विश्वास करती है और इस प्रकार यह राज्य व्यवस्था के लिए जन स्वीकृति जुटाती है। सत्ता का आधार औचित्यपूर्णता है यानी वैधता है और इसलिए सत्ता का संयोग किसी राज्य व्यवस्था को औचित्यपूर्ण श्रेष्ठता प्रदान करता है। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हम देखेंगे सत्ता का अर्थ क्या है और सत्ता की परिभाषा को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। राजनीति विज्ञान के सैद्धांतिक अध्ययन में प्राचीन काल से ही सत्ता की अवधारणा का विशेष महत्व रहा है। सभी राजनीतिक विचारकों ने सत्ता की अवधारणा का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष उल्लेख किया है, क्योंकि हमेशा ही सभी समाजों में औचित्यपूर्ण उच्च व्यक्तियों के अनुकरण की आवश्यकता को प्रतिपादित किया गया है। सत्ता की अवधारणा का प्रारंभिक रूप सुकरात व प्लेटो के चिंतन में दिख पड़ता है। अरस्तु ने रेटारिक के रूप में सत्ता का उल्लेख किया है। अरस्तु का मत है कि जब सार्वजनिक मामलों के निर्णय लिए उचित तार्किक प्रमाणों का अभाव हो तब निर्णय को रेटारिक पर आधारित किया जाना चाहिए। यहाँ रेटारिक का अर्थ है कि अनुनय के साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अंग्रेजी शब्द ऑथोरिटी यानी सत्ता की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द ऑक्टोरिटास से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बढ़ाना। रोमन साम्राज्य में सार्वजनिक सभाओं द्वारा पारित प्रस्तावों को जब सीनेट अपनी सहमति व स्वीकृति प्रदान कर देती थी तो ये माना जाता था कि उन प्रस्तावों को ऑक्टोरिटास प्राप्त हो गई है, अर्थात उन प्रस्तावों के राजनीतिक मूल्य, औचित्यता एवं कानूनी शक्ति में वृद्धि हो गई है। इस प्रकार सीनेट की ऑक्टोरिटास में सत्ता के लक्षण सार रूप में मौजूद थे। आधुनिक राजनीति विज्ञान सत्ता को एक प्रमुख अवधारणा के रूप में मान्यता देता है। जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में बताया गया है कि सत्ता
राज व्यवस्था के अस्तित्व व संचालन के लिए अनिवार्य तत्व है। किंतु सत्ता के अर्थ, व्याख्या एवं परिभाषा के बारे में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। जैसा हम हर जगह हमें दिखाई पड़ता है, उसी तरीके से सत्ता के संदर्भ में भी यह विचार हमें दिखाई पड़ रहा है। हेनरी फेयोल का हमने पूर्व में ही एक उल्लेख किया था डेफिनेशन की, उसी डेफिनेशन को हम यहाँ देख रहे हैं कि हेनरी फेयोल के अनुसार सत्ता आदेश देने का अधिकार तथा इसे लागू कराने की एक शक्ति है। रॉबर्ट बाइटस्टेड के अनुसार सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार एवं स्वयं शक्ति नहीं है। अधिकार है, स्वयं शक्ति नहीं है। बीच के शब्दों में अन्यों के कार्य निष्पादन को प्रभावित या निर्देशित करने के औचित्यपूर्ण अधिकार को सत्ता कहते हैं। हर्बर्ट ए साइमन के अनुसार सत्ता निर्णय लेने की ऐसी शक्ति है जो दूसरे के कार्यों को निर्देशन करती है, दूसरे के कार्यों का, और ये दो शक्तियों उच्चस्थ एवं अधीनस्थ के बीच संबंध इसका होता है। उच्च अधिकारी इस आशय के साथ निर्णय लेता है और उन्हें संचालित करता है कि उन्हें अधीनस्थ द्वारा स्वीकारा जाएगा। अधीनस्थ ऐसे ही निर्णय की आशा करता है और उसका व्यवहार इनके द्वारा निर्धारित होता है। अगर हम यूनेस्को की रिपोर्ट में सत्ता को ऐसी के आधार पर सत्ता को देखना चाहें तो उसे एक ऐसी शक्ति बताया गया है जो स्वीकृत, सम्मानित, ज्ञात तथा औचित्यपूर्ण हो। उपरोक्त जो हमने डेफिनेशंस देखी हैं अभी हमने, उन सब के आधार पर हम सत्ता का सामान्य अर्थ देखें तो हमें इस स्वरूप में सत्ता का अर्थ दिखाई पड़ता है कि सत्ता राज्य व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है। सत्ता शक्ति से भिन्न है, किंतु इसमें आदेश पालन कराने की संस्थागत पद में निहित शक्ति है। सत्ता उच्चस्थ अधिकारी तथा अधीनस्थ अधिकारी के बीच एक संबंध है। उच्चस्थ अधिकारी अपने आदेश के पालन की आशा रखता है और अधीनस्थ अधिकारी ऐसे आदेश के पालन की इच्छा रखता है। इसी तरीके से सत्ता मूल्य सापेक्ष होती है, उसका एक गुण उसे औचित्यता प्रदान करता है। मूल्य सापेक्ष एवं औचित्यपूर्ण होने के कारण सत्ता का आधार स्वीकृति व सहमति बन जाता है और मूल्यात्मकता, औचित्यपूर्णता व स्वीकृति के गुणों के कारण सत्ता में प्रभाव उत्पन्न होता है, किंतु वास्तव में सत्ता व प्रभाव में भी हमें अंतर दिखाई पड़ता है। इस तरीके से सत्ता के संदर्भ में जो हमें डेफिनेशन से मिला है वो यही है और हम ये कह सकते हैं कि वस्तुतः व्यवहार में सत्ता द्वारा इनका नियंत्रण एवं नियमन किया जा सकता है। इस तरीके से हम डेफिनेशंस की बात या मीनिंग की बात जब हम करते हैं तो हम इसको देख पाएंगे और उससे आगे हम बढ़ें तो सत्ता के स्रोत और आधार को भी हम देखना चाहेंगे, सोर्सेज और बेसिस उनका क्या है सत्ता का। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सत्ता के स्रोत का महत्व देखना चाहेंगे। सबसे पहली बात हम उसमें देखेंगे कि सत्ता का स्रोत सत्ता के औचित्य को तय करता है। उदाहरण के लिए अतीत में राजा यानी राज्य की सत्ता का स्रोत ईश्वर को माना जाता था और इससे राजा यानी राजपद की सत्ता को औचित्यपूर्णता प्राप्त होती थी। दूसरी बात, सत्ता का स्रोत सत्ता के प्रयोग की सीमाओं को तय करता है और उसे उत्तरदायी बनाता है। उदाहरण के लिए जहाँ सत्ता का स्रोत संविधान को माना जाता है वहाँ सत्ता के प्रयोग की सीमाएं भी संविधान द्वारा तय होती हैं और सत्ता संविधान के प्रति उत्तरदायी भी होती है। और अंत में अगर हम इसके महत्व को समझना चाहें पॉइंट्स के रूप में तो है कि सत्ता का स्रोत वास्तव में सत्ता का आधार भी होता है। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें कि सत्ता के प्रमुख स्रोत कौन से हैं तो हम सत्ता के स्रोतों के लिए या आधार क्या है इस विषय पर प्राचीन काल से ही राजशास्त्रियों ने जो विचार अपने व्यक्त किए हैं उनको हम देखना चाहेंगे और सत्ता के प्रमुख स्रोत को हम इस रूप में देख सकते हैं। पहला है औचित्यपूर्णता, दूसरा अधीनस्थों की प्रकृति, तीसरा पर्यावरण का दबाव, चौथा विभिन्न दंड विधान, पांचवा संविधान, छठा प्रत्यायोजित अधिकार, सातवां जनमत, आठवां सत्ताधारी की विशेषता व कार्यकुशलता के व्यक्ति गुण आदि। इस प्रकार सत्ता के विभिन्न स्रोतों के संबंध में 3 अग्रलिखित सिद्धांतों का हम प्रतिपादन कर सकते हैं। पहला है औपचारिक सत्ता सिद्धांत, फॉर्मल अथॉरिटी थ्योरी, दूसरा है सहमति सिद्धांत, एक्सेप्टेंस थ्योरी, और तीसरा है सक्षमता सिद्धांत, कॉम्पिटेंस थ्योरी। यानी औपचारिक सिद्धांत मूल रूप से एक विधि शास्त्रीय सिद्धांत है और इस सत्ता का स्रोत राज्य के सर्वोच्च कानून
अथवा संविधान को मानता है। सहमति सिद्धांत मूल रूप में एक लोकतांत्रिक सिद्धांत है और इस सत्ता का स्रोत अधीनस्थों को मानता है। इस सिद्धांत के समर्थकों का तर्क है कि कानूनी सत्ता व्यवहार में तभी प्रभावशाली ढंग से लागू हो पाती है जब अधीनस्थ उसे सत्ता के रूप में मान्यता देते हैं। अतः सत्ता का मूल स्रोत अधीनस्थों की सहमति होता है। प्रशासन के क्षेत्र में चेस्टर बर्नार्ड के मुख्यतः अधीनस्थ अधिकारियों की सहमति को ही सत्ता का मूल स्रोत माना है। उसने उन परिस्थितियों का उल्लेख किया है जिसमें एक अधीनस्थ कर्मचारी अपने अधिकारी के आदेशों को स्वीकारना पसंद करता है। सक्षमता सिद्धांत के अनुसार सत्ता का स्रोत व्यक्ति की योग्यता एवं सक्षमता के गुण हैं, जिनके आधार पर कोई व्यक्ति स्वयं सत्ता का केंद्र बन जाता है और अन्य लोग उसके नेतृत्व को स्वीकार कर लेते हैं, चाहे फिर उस व्यक्ति को किसी संबंधित संगठन में कोई औपचारिक यानी कानूनी पद प्राप्त हो अथवा नहीं। राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में चमत्कारिक व्यक्तित्व सत्ता का स्रोत दिखाई पड़ते हैं और व्यवसायिक क्षेत्र में व्यक्ति की शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, क्षमता व उपयोगिता सत्ता का स्रोत होती है। इस प्रकार अगर हम सत्ता के स्रोत एवं आधार के संबंधों की बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा उसमें समझाना चाहूँगी कि सत्ता का स्रोत सत्ता की उत्पत्ति के केंद्र अथवा स्थान को बताता है, जबकि सत्ता का आधार इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि अधीनस्थ सत्ताधारी की सत्ता के प्रति सहमति क्यों प्रकट करते हैं अथवा अधीनस्थ सत्ताधारी के आदेशों का पालन क्यों करते हैं। इस प्रकार सत्ता के प्रमुख जो स्रोत हैं, आधार जो हैं, हम उनको देख सकते हैं कि औचित्यपूर्णता सत्य का प्रमुख आधार है। अधीनस्थों की मान्यता को हम आधार मान सकते हैं। उसी तरीके से पुरस्कार, प्रशंसा, लोभ, दंड आदि को भी सत्ता का आधार माना जा सकता है। नेतृत्व के व्यक्तित्व गुणों के से प्रभावित होकर उसकी आज्ञा का पालन किया जाता है तो नेतृत्व को सत्ता का आधार माना जा सकता है। इसी प्रकार से अधीनस्थ एवं सत्ताधारी के बीच मूल्यों की एकता को सत्ता का आधार बताया गया है। और अंत में हम कह सकते हैं कि अधिकांश अधीनस्थ सत्ता के आदेशों का पालन इस मनोवृत्तिकरण भी करते हैं कि सत्ता के आदेशों का पालन करना उनका वैधानिक कर्तव्य एवं दायित्व है। इस स्थिति में वैधानिकता की भी सत्ता का एक आधार मानी जाती है। इस प्रकार हम सत्ता के संदर्भ में जो आज हमने देखा है उसको यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम सत्ता के संदर्भ में और थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। थैंक यू।